सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सियासत की अगर मैं बात करूं तो सियासत में इस वक्त भूचाल की कैफियत है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के नारे मार रही है, पीटीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी जलसों का आगाज़ करने जा रही है। ऑपोजिशन को जलसों की इजाज़त देकर अगर मैं कहूँ कि हुकूमत ने बड़ेपन का सबूत दिया तो गलत नहीं होगा और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन नाज़रीन, मेरी नज़र में हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मसला नंबर 1 वो क्या है, वो है महंगाई। वही महंगाई जिसकी आवाम दे रहे हैं दुहाई, जिसकी वजह से उनकी जान पर भी है बन आई और इसी महंगाई ने हमारे वज़ीर आज़म साहब की नींद भी है उड़ाई। क्योंकि सच्ची बात यह है कि इस वक्त अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक नहीं बल्कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि ख़तरा नंबर 1, मसला नंबर 1 वो है महंगाई। क्योंकि गरीबों को फिल वक्त कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आटा महंगा भी है, नायाब भी है। चीनी की बात करें तो पूरे मुल्क में चीनी हो रही है, लेकिन इसकी कीमत आवाम की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल रही है। जुल्म यह है कि चीनी की कीमत सेंचुरी बनाकर भी आउट होने को तैयार नहीं है। ज़राई मुल्क है और सब्जियां हाथ नहीं लगाने दे रही। फल की तो बात ही ना करें, सोचे ही नहीं, पूछे ही नहीं, क्योंकि गरीब इसे सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। ख्वाब में भी सोचना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको खरीदना और खाना। और दाल रोटी जो कभी गरीब का खाना कहलाती थी ना, कि गरीब क्या खाएगा, दाल रोटी खा लेगा, अब ये भी अयाशी बन गई है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये है तब्दीली खान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान खान साहब? सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जी वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के लिए महंगाई का जो मसला है अब ये बाकायदा गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जैसे ही किसी बहरान का नोटिस लेते हैं तो माफिया पूरी कुव्वत के साथ वज़ीर आज़म को नाकाम बनाने लग जाता है। आटा चीनी बहरान के मामले में मैंने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने ये देखा जो मैं बता रही हूँ, ऐसा ही नाज़रीन। अब वज़ीर आज़म साहब पर तनकीद भी इसी वजह से होती है कि वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ नोटिस लेने के बाद मज़ीद महंगी हो जाती है, बल्कि नायाब हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है। आप यकीन करें, बल्कि अब अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पे इस बात पर बाकायदा तमस्खुर का निशाना बनाया जाता है, हुकूमत को बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है कि जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेने लगे हैं, तैयार हो जाएं सब। किस बात के लिए तैयार हो जाएं, आगे आप समझदार हैं। अब लगता है ऐसे कि जैसे शायद उस चीज़ को जिसका नोटिस लेने जाते हैं उसको जब वो नायाब हो जाती है ऐसा महसूस होता है जैसे शायद पता नहीं ज़मीन खा गई या फिर आसमान उसे निगल गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत पीछे हटती है तो उस चीज़ की ऐसे रेल पेल होती है कि फिर समझ नहीं आता कि अब ये कहाँ से बाकायदा नाजिल हो गई। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल पर नोटिस लिया था, तो याद करें क्या हुआ था, पूरे मुल्क में पेट्रोल नायाब हो गया था, गायब हो गया था। आखिर रातों रात फैसला वापस लेना पड़ा। फिर गंदम की कीमतों का नोटिस लिया तो कीमतें आसमान पर पहुँच गई और गंदम फिर ऐसी ही गायब हुई कि अब तक पकड़ी नहीं जा रही। और ज़राई मुल्क होते हुए भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रही है ना। परेशानी वाली बात, बहुत परेशानी वाली बात है। लेकिन एक बात जो थोड़ी हौसला अफजा है वो ये कि हमारे कप्तान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये क्वालिटी कह लें, ये खूबी कह लें कि वो मुश्किल से हार नहीं मानते। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरअज़्म है कि महंगाई को ज़ेर कर लिया जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट ज़रा ये चलाइएगा टीवी स्क्रीन पर, मैं आपको ज़रा पढ़ के भी सुना देती हूँ कि ट्वीट में वो कहते क्या हैं कि आइंदा हफ्ते के रोज़ मैं कन्वेंशन सेंटर में अपनी टाइगर फोर्स से मिलूँगा और तब तक हमारे रज़ाकारों क्या कहते हैं, हमारे तमाम जो रज़ाकार हैं अपने कुर्ब जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करें और साथ क्या कहते हैं और उन्हें टाइगर फोर्स के पोर्टल पर डालें। हफ्ते को मुनक़िदा नशिस्त में हम इन पर तबादला ख्याल करेंगे। ये ट्वीट है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने पढ़ के भी सुना दी। अब वज़ीर आज़म साहब के इस फैसले पर ऑपोजिशन बहुत तनकीद कर रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल जो मसला है वो महंगाई को काबू करने का, जैसे भी काबू में आ जाए, ये असल मसला है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि इसके लिए हुकूमत ने क्या तरीका इख्तियार किया, किस फोर्स को इस्तेमाल किया। और मेरी नज़र में ये जो टाइगर फोर्स है इसको मुख्तलिफ शहरों में कीमतों पर नज़र रखने का जो फैसला, ये अच्छा इकदाम है। अब इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से शहर में जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में फ़र्क आ रहा है और फिर उसके मुताबिक हुकूमत को ये जो हिकमत अमली बनानी है
इसमें बाकायदा मदद मिलेगी, आसानी होगी। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा नाजरीन कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमेशा हुकूमत को कीमतों के मामले में मामू बनाते हैं, सब अच्छा ना भी हो तो भी सब अच्छा की ही रिपोर्ट देते हैं। आप सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। इससे दूसरा फ़ायदा होगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मामू बना दे। अब कम से कम हुकूमत को कीमतों में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इन ब्यूरोक्रेट्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अब जो टाइगर फोर्स है, जो एदादो शुमार हुकूमत को फराहम करेगी, वो यकीनन दुरुस्त होंगे, जिनकी बुनियाद पर हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने में आसानी होगी, यानी मदद मिलेगी। दुआ है, नेक तमन्नाएं भी कि वज़ीर आज़म के इस फैसले की कामयाबी हो, उनको कामयाबी मिले, ताकि अवाम को किसी तरह महंगाई से निजात मिल सके। क्योंकि कीमतों में ये जो इजाफा है, इसने यकीन जानिए जो होशरुबा इजाफा है, इसने अवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। महंगाई बाकायदा आप कह लें कि जान को आ गई है। लेकिन अगर हम एक नज़र माजी पर डाल लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस बारे में माजी में क्या फरमाया करते थे, ये ज़रा क्लिप होगा वज़ीर आज़म साहब का, चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की बात आपने सुनी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारे की वजह से मुल्क की करेंसी कमज़ोर होती है और अफरात ज़र में इजाफा होता है तो फिर महंगाई में भी इजाफा होता है। अब वज़ीर आज़म साहब की ये जो बात है ये दुरुस्त है कि जब उन्हें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त करंट अकाउंट खसारा जो है वो मनफी था, मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब था। लेकिन अब जो हालात हैं वो बेहतर समत में हम कह सकते हैं कि हैं। अब तो बल्कि जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, वो भी अपनी तहरीरों में इस बात का बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम हो रहा है और साकिन रहने वाली जो सनतें हैं उनमें भी हरकत देखने में आई है। लेकिन हुकूमत के लिए उनका एक मशवरा भी है। मशवरा भी यही है कि हुकूमत को महंगाई पर हर सूरत में काबू करना है। और अब जबकि जो करंट अकाउंट खसारा है ये कम हो रहा है और वेंटिलेटर पे पड़ी जो मईशत है वो फिर से हम कह सकते हैं कि सांस लेने लगी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। अब वज़ीर आज़म साहब की जो थीरी है, उनकी जो थीरी है इसके बारे में, उसके मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी होगी तो महंगाई में भी कमी होगी, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो जाएगी। अब रुपए की कदर तो एक जगह आकर ठहर गई, लेकिन महंगाई रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। हुकूमत की पॉलिसीज़ में अब तक कोई ऐसा स्टॉप नहीं है जहां महंगाई आकर रुक जाए। जब भी इमरान खान साहब महंगाई पर नोटिस लेते हैं, महंगाई उतनी ही बढ़ने लगती है। अब ये सवाल है, तमाम लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि जो नोटिस हैं ये बेअसर क्यों हैं। इस पर हुकूमत को सोचना होगा, ये नोटिस जो लिए जाते हैं ये बेअसर क्यों हैं। अब इसको हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि महंगाई की वजह यह है कि हर शोबे में बैठा माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक हो चुका है। आप इसे साजिश कह लें, ये साजिश ही है कि माफिया जो हर शोबे में बैठा हुआ है हुकूमत को नाकाम करने के लिए एक हो गया। ये माफिया वज़ीर आज़म साहब के नोटिस पर बाकायदा ख़तरा महसूस करते हुए कभी चीनी की किल्लत पैदा कर देता है, कभी गंदम का बहरान पैदा हो जाता है और कभी पेट्रोल को ही गायब कर दिया जाता है। अब इसको माफिया कहेंगे ना, और ये साजिश ही है हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। पनामा लीक्स फैसले में अदालत ने मीडिया और सियासी माफिया के गठजोड़ का जिक्र किया था, याद करें। अब यहाँ कारोबारी और सियासी माफिया एक नज़र आता है। आप ज़रा गौर करें नाजरीन। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और ठीक उसी से पहले आप ज़रा सोचें कि महंगाई का शोर मच गया है। आप क्या समझते हैं, क्या ये इत्तेफाक है? क्या वाकई इत्तेफाक है या फिर किसी खुफिया गठजोड़ का नतीजा दिखाई देता है आपको? गौर करें, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि ऑपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीक के लिए, अब मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, ऑपोजिशन जो एहतजाजी तहरीक करने जा रही है, ऑपोजिशन के पास इस तहरीक के लिए कोई अवामी इशू नहीं था, यानी वो इशू जो डायरेक्टली अवाम के साथ रिलेट करे, अवाम के साथ। अब अवाम को मैं खुले अल्फाज में अगर बताना चाहूँ, अवाम को नवाज शरीफ साहब के मुकदमात से क्या गर्ज है? जितनी भी अवाम मुझे सुन रही है, जो बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख, मैं आपसे पूछती हूँ, दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमात से आपको क्या गर्ज होगा? सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने के इल्ज़ाम पर अवाम आखिर क्यों बाहर निकलेंगे? मैं तमाम अवाम से पूछती हूँ, ये जो करप्शन के मुकदमात हैं उस पर अगर कोई गिरफ्तार होगा तो अवाम इसके लिए सड़कों पर क्यों निकलेंगे, मुझे बताएं। लेकिन महंगाई आप कह सकते हैं कि अवाम का इशू है, अवाम का मसला है। मसला नंबर 1 महंगाई।
एहतजाजी तहरीक से पहले ये मसला दिल जलाने लगा। क्यों? ये सोचने वाली बात है, इस पर ज़रा गौर करें। अब इस दिल जलाने वाली बात पर मुझे फिर माजी याद आ गया। इमरान खान साहब माजी में क्या जलाते थे और अवाम के लिए उनका मशवरा क्या था, ज़रा क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। तो ये सच है ना कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं थे, तो वो हुकूमत कहते थे कि आपकी करप्शन और नाअहली की सज़ा अवाम क्यों भुगते हैं। इसीलिए इमरान खान साहब बिजली की कीमतें बढ़ने पर बिल जलाते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी? खान साहब बिल्कुल बढ़ी हैं, बल्कि अवाम को अगर मैं कहूँ कि जोर के झटके मार रही हैं तो गलत नहीं होगा। इतने बिजली के बिल के खुदा की पना, बिजली का बिल थामते सारिफिन को बिजली का ऐसा जोर का झटका लगता है जैसे बिल की बजाय बिजली की तार आपने हाथ में थाम ली हो। अब वज़ीर आज़म पहले बिजली के बिल जलाते थे, अब अगर मैं कहूँ कि अवाम का दिल जला नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अग्री करना होगा मेरी बात से, पहले आप बिजली का बिल जलाते थे, अब अवाम का दिल जला रहे हैं। यह हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ, अवाम के दिल की आवाज़ है जो मैं आपको बोलकर सुना रही हूँ। इमरान खान साहब, अब आपकी हुकूमत है, अब आप वज़ीर आज़म हैं और आपके दौर में इतनी महंगाई, यानी ये जो इतनी महंगाई, ये बेलगाम महंगाई को लगाम डालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूर प्राइम मिनिस्टर, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। एक और क्लिप होगा खान साहब का, ज़रा ये भी चलाइएगा। अब वज़ीर आज़म साहब को हूरें नज़र आती हैं, हूरें, और अवाम की अगर मैं बात करूँ, बेचारी अवाम को महंगाई के टीके से दिन में तारे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नाजरीन मैं आपसे पूछती हूँ, जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, अब या तो खान साहब अवाम को भी हूरें दिखा दें जो आपको नजर आती है, कि अवाम की भी टेंशन खत्म हो जाए कि महंगाई है, उनको महंगाई नजर ही ना आए, कि चले उनको भी हूरें नजर आ रही हैं, वो भी ईजी हो जाएं, किसी ऐसे जोन में चले जाएं कि ईजी हैं वो। या फिर आप अब अवाम का मुतालिबा सुन लें कि अवाम क्या चाहती है आपसे, कि आप इस महंगाई माफिया को वो टीका लगाएं, या तो उनको हूरें दिखा दें कि वो टेंशन फ्री हो जाए, या उनको टीका लगा दें, वो वाला टीका अवाम चाहती है। इस महंगाई माफिया को आप टीका लगाएं कि अवाम की जान, बेचारी अवाम की जान हमेशा हमेशा के लिए से छूट जाए। और ये तब होगा, ये उस वक्त होगा जब अवाम का खून निचोड़ने वाला मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ ये जो माफिया है, ये बाकायदा काबू में आएगा। क्योंकि हकीकत में ये जो माफिया है ना, यही हुकूमत गिराने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए है। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, साजिश, बाकायदा साजिश। क्योंकि अब जिस तब्दीली की आप बात करते हैं, ये उसी से खतरा महसूस करता है माफिया। कानून की हुक्मरानी से इन्हें बाकायदा परेशानी होती है, क्योंकि आपने हमेशा एहतसाब की बात की, चोरों लुटेरों को NRO ना देने की बात की है, और यही वज़ीर आज़म साहब से शायद आपका नाकाबिले माफ़ी जुर्म भी बन गया। अब इसीलिए माफिया आपके खिलाफ पूरे जोरों शोर से मुतहर्रिक हो चुका है। इस माफिया को काबू कैसे करना है, इस बारे में सोचें आप, इसमें मैं बात करूंगी। जरा एक क्लिप देखिएगा। इमरान खान साहब माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऑपोजिशन चीख कर बहुत शोर मचा रही है, बड़ा शोर मचाती है कि सिर्फ ऑपोजिशन को एहतसाब का सामना है, यानी इनको टारगेट किया जा रहा है। अब हुकूमती खिलाड़ियों की तरफ वो कहते हैं कि नैब आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब मुझे आप बताएं कि क्या जहांगीर तरीन साहब ऑपोजिशन के रहनुमा हैं? नून लीग से उनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। सबको पता है कि जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे करीब तरीन साथियों में है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी ना इमरान खान साहब को कि जब बात कानून की पासदारी की आई, एहतसाब की आई, मेरिट की आई, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने उस करीब तरीन साथी और पार्टी के अहम तरीन रहनुमा का बिल्कुल साथ नहीं दिया, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, जैसे माजी में हुक्मरान करते थे। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो आपका जितना करीबी होता था उसको कोई हाथ डाल के दिखाए, नहीं डाल सकता था कोई हाथ। अब जो शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम आया तो क्या हुआ, उससे मुतालिका रिपोर्ट पब्लिक हुई और इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ये तब्दीली है जिसको मानना होगा आप लोगों को। बड़ा दिल करें, बड़ा ज़र्फ करें। मैं मानती हूँ कि आप उनकी मुखालफत में है, लेकिन कई बार आप जिसकी मुखालफत में भी होते हैं, जहाँ वो सही है उसको दाद देने के लिए ज़र्फ पैदा करें। ये है तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान। माजी में मुख्तलिफ स्कैंडल्स आते रहे, उन पर रिपोर्ट्स के नाम आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन पब्लिक होते हुए नहीं देखा होगा आपने किसी रिपोर्ट को। याद है ना आपको? मैं याद करवा देती हूँ। सानिया मॉडल टाउन याद है सबको। और इसी तब्दीली की बुनियाद पे मुझे यकीन है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब महंगाई पर काबू पा लेंगे, और इंशाल्लाह पा लेंगे, यकीनन पा लेंगे। जिस पर नून लीग ये दावा करती है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। ये ज़रा देखिएगा, एहसन इकबाल साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा।
इकबाल साहब को हुकूमत की हर बात झूठ लगती है, ऑपोजिशन में जो है। अब सितम ये भी है कि हमारी ऑपोजिशन सियासत बराए सियासत करती है। हमारी सियासत का ये अलमिया कह लें कि जब हम हुकूमत में हो तो यही काम अच्छे हैं और जब ऑपोजिशन में हो तो हुकूमत के लिए यही काम बुरे बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं इकबाल साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने शानदार दौरे हुकूमत का बड़ा तज़किरा करते हैं, बल्कि मरियम साहिबा भी ऐसे बात करती हैं जैसे उस वक्त शायद दूध और शहद की नहरें बह रही थी। आज आप हुकूमत को झूठा कह रहे हैं, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में आलमी इदारे आपकी गलत, नाकिस और ख़राब पॉलिसीज़ की निशानदेही करते थे। ये इमरान खान साहब ने IMF, इंटरनेशनल मीडिया और तजियाकारों की राय थी कि आपके मुआशी जादूगर ने मसनूई डॉलर का रेट बढ़ाया, फिर जब डॉलर के गुब्बारे से हवा निकली तो भुगतना बेचारी अवाम को पड़ा। अब अगर मौजूदा हुकूमत महंगाई पर गलत बयानी कर रही है कि नमाजी, तो फिर आपकी हुकूमत भी नहीं थी ना, इतना तो माने। आपके वजीर खजाना इसहाक डार साहब उर्फ मिस्टर डॉलर महंगाई के मामले पर अवाम से कितना घटिया मजाक करते रहे थे, याद करवाऊं आपको, जरा चलाइएगा क्लिप। नून के जो अराकीन है महंगाई का रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि हुकूमत मईशत को लेकर कौम को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। ये कौन थे? इन्हीं के मफरूर वजीर खजाना जो अब बाहर बैठकर रोज मईशत पर लेक्चर देते रहते हैं, कोई और काम जो नहीं है, और इस तरह बातें करते हैं जैसे अभी मुल्क की मईशत इन्हीं के हाथ में दे दी जाए तो मुल्क सारे बहरानों से निकल जाएगा। मौसूफ कहते हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं अपनी जादू की छड़ी से डूबती मईशत को फिर आसमानों पर ले जाऊंगा। अब इस पर क्या कहूँ, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बकौल ख्वाजा आसिफ के क्या कहते हैं, कुछ शर्म होती कुछ हया होती है। आप उस वक्त भी बड़े बड़े दावे करते थे और अब भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उस वक्त जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, याद करें, तब आपने अवाम को क्या मशवरा दिया कि दाल महंगी हो गई तो चिकन खा लें। अभी आपने सुना, ये गरीब के साथ क्या मजाक नहीं था, ये उसकी गुर्बत की तजलील नहीं थी, मजाक उड़ाया जा रहा है ना उसकी गुर्बत का। और क्या था, और सच ये कि आपने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया था, पूरी दुनिया जान गई अब ये बात। और जब डॉलर के उस मसनूई गुब्बारे से हवा निकली और हुकूमत और अवाम दोनों मुश्किल में आ गए। अगर आपने मुल्की खजाना खाली करने के अलावा कोई काम किया होता, मईशत को सुधारा होता, तो आज आपको लंदन जाने की क्या जरूरत पेश आती? कभी ना आती। बल्कि आपका काम बोलता और लोग कहते, आपको सराहते, आपकी तारीफ करते, आपको अप्रिशिएट करते। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है और अवाम आपके जाने पर बहुत खुश हैं। तो समझ लें कि आप खुद झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है? जरा वज़ीर-ए-आज़म साहब का क्लिप देखें, समझ आएगी आपको। कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब NRO नहीं देंगे और इसके लिए ऑपोजिशन सर तोड़ कोशिशें भी कर रही है। बल्कि जो FATF की बिल की जो राह में रुकावटें डालना इसी सिलसिले की कड़ी थी। और अब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की दाल नहीं गली, इसलिए अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं। लेकिन ये नया पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि हमारे मुल्क में इस वक्त खाने पीने की अशिया इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि गरीब के लिए पेट पालना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक जुमला नहीं है, ये हकीकत है। और इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद है माहिर मौशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इकॉनमी के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है एग्जैक्टली क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो हमें बताएंगे। तो मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही महंगाई का एक तूफान बर्पा किया। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आपको भी याद होगा कि कुछ वक्त मुश्किल है, गुजर जाएगा, यानी हौसला रखे, कुछ वक्त है। लेकिन सर ये कुछ वक्त जो है ये 2 साल से ज़ायद का अरसा साबित हो चुका है। अब ये जो कुछ वक्त है इसमें क्या मजीद 2-3 साल लगेंगे, यानी पूरा टेन्योर को उन्होंने कुछ वक्त कह दिया? देखें, बात यह है कि अगर एक टूटी हुई इमारत हो और उसकी अगर आप मुरम्मत करें तो अक्सर ऐसा होता है कि जितनी भी उसकी मुरम्मत कर लें वो इमारत जब बारिश होगी या छोटा मोटा जल्जला आएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत एक टूटी फूटी इमारत है और उसमें जो है वक्ती तौर पे ये आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला और ख़ास तौर पे जब से मैं मईशत को कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई 5 साल 8 साल 10 साल बिल्कुल स्टेबल गुजरे हों। ये हर 6ठे महीने 8वें महीने कोई एक पाकिस्तान की मईशत पे जो है जैसे कहते हैं एक तूफान बर्पा हो जाता है। PTI की हुकूमत जब आई, इन्होंने 6-7% से महंगाई को पकड़ा, वो 14% तक चली गई।
फिर जब कोरोना आया तो वो वापस कम होकर 8% पे आ गई। अब हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से महंगाई, और ख़ास तौर पे जो गरीब आवाम इस्तेमाल करती है, खैर वो तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। और वो होशरुबा इजाफे की जो है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 3 वजूहात होती हैं कि वजूहात को कैसे देखा जाए। पाकिस्तानी कौम का मसला ये होता है कि महंगाई होती है, पहले ही वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म को जो है लाइन हाजिर करके जो है बुरा भला कहा जाता है। अगर कोई महंगाई पॉलिसी साजी की वजह से, उसकी वजह से हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो वज़ीर आज़म कसूरवार है। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी दवाइयों की कीमतें 200% बढ़ाई वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। अब ये जो ऐलान की वजह से अगर दवा की कीमत बढ़ेगी तो वो वफाकी हुकूमत की कमज़ोरी है। या बिजली या गैस, आपने आपको देखा होगा कि बिजली आज कराची इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी और उसका वफाकी हुकूमत ने अप्रूवल दिया। तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इमरान खान की जिम्मेदारी होगी या जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा। खाने पीने, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद खाना पीना, ज़राअत जो है वो सूबों को मुंतकिल हो चुकी हुई थी। अगर किसी फसल की वजह से शॉर्टेज होती है या वो फसल को जिसे कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, तो वो सूबाई हुकूमतों का काम होता है और उस पर उनको ब्लेम करना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, जैसे हम आजकल रोज़ाना सुनते हैं, वफाकी वज़ीर भी कुछ कह रहे हैं, असद उमर बहुत कहते हैं कि पंजाब में आटा कराची से जो है कम अज़ कम 30% से 40% सस्ता है। ये क्या वजह है कि सिंध में आटा महंगा और पंजाब में सस्ता है? उसकी वजह सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है। तीसरी चीज़ ये होती है, और तीसरा जिनको कसूरवार ठहराया जाता है वो एक आवाम, उसका एक लालच, उसकी एक हवस। आपको याद होगा कोरोना वायरस हुआ था तो मार्केट से दवाइयाँ शॉर्ट हो गई थी, अस्पतालों ने रेट क्या से क्या कर दिए थे। और तीसरी कसूरवार होती है अवाम। तो अभी जो पाकिस्तान में जो है आजकल महंगाई हो रही है, वो हो रही है खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश की महंगाई की वजह से। उसमें जो है मैं सबसे बड़ा कसूरवार पहले तो दूंगा सूबाई हुकूमत को, ठीक है जी। उसके बाद आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, ना सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में। सिंध वाले तो कह रहे हैं कि उनकी तो फसल ही तबाह हो गई है सारी। अब कितना झूठ है कितना सच है, ये सारी चीज़ें अल्लाह जानते हैं, ठीक है ना। और फिर आपको याद होगा टिड्डी दल का एक अटैक पाकिस्तान में, एक इतना बड़ा अटैक हुआ था जो शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आज अच्छी खबर ये आई कि पाकिस्तान से टिड्डी दल का सफाया कर दिया। इसके वजह से जो है पाकिस्तान में खाने पीने की अजनास की कीमतें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि अब तो जिसकी तनख्वाह लाख सवा लाख रुपए, उसको अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके और भी अखराजात होते हैं, बच्चों की फीस वगैरह। अब अच्छी खबर बात यह है कि हमने महंगाई की बात तो कर ली। अच्छी खबर यह है कि अभी कल मैं एक चीनी के डीलर से मिला जो बहुत बड़े कराची में डीलर है। मैंने उन्हें कहा भाई चीनी कब सस्ती कर रहे हो आप? उन्होंने कहा नवंबर की आखिर में फसल आ गई, क्रशिंग शुरू हो जाएगी, जो 110-105 रुपए की चीनी है वो 80 रुपए से नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से जो है सब्जियां, आजकल टमाटर सुना है 150-200 रुपए हो गए हैं, दूसरी सब्जियां हो गई हैं। तो ये जो अक्टूबर नवंबर में नई फसल आने का टाइम होता है, तो इसमें जो है चीज़ें तो नीचे आ जाएंगी, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये वक्ती तौर पे आएंगी। फिर आवाम 6 महीने बाद बिल्केगी किसी और चीज़। तो ये हमें हमारी हुकूमतों को इन चीज़ों से मुझे याद आया, आपने टमाटर और सब्जियों वगैरह का जिक्र किया। मुझे बताइएगा कि एक और पॉइंट आपने भी नोट किया होगा कि हमारे यहाँ ना चेक एंड बैलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल जो प्राइस लिस्ट होती है, रेट लिस्ट होती है, कि आप आम सब्जी की दुकानों पर अगर जाते हैं, कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रॉसरी की जाती है, वहाँ पे बाकायदा वो रेट लिस्ट, प्राइस लिस्ट लिखी होती है। लेकिन कुछ दुकानें ऐसी होती है जहाँ पे आपको नहीं पता कि यानी ये मंडी से किस रेट में आया, आगे आपको मुँह मांगे पैसों में बेचा जा रहा होता है सब्जी या फ्रूट या रोज़मर्रा की जो अशिया हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि जिसका जो दिल चाहता है मनमाने पैसे लिए जाते हैं, अपनी मर्जी के पैसे बताए जाते हैं। यानी एक चीज़ अगर आप 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये महंगी भी बेच रहे हैं तो गरीब के लिए तो पैसे बहुत मैटर करते हैं ना। देखें, ये जो प्राइस लिस्ट बनाते हैं, ये जो कीमतों का इदराक करते हैं, कभी आपने उनकी हालत, उनकी शक्ल या उनकी बोलचाल या उनकी काबिलियत को देखा है? ये तमाम के तमाम लोग, आप बुरा ना मनाइएगा, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जितने भी सरकारी मुलाजिम है, मेजॉरिटी जो है नाअहल, और उनको यही नहीं पता कि अपना काम कैसे करना है। तो आप उनसे कैसे तवक्को कर सकती हैं? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये जो अभी दवाओं की कीमतें महंगी की हैं 250%, पाकिस्तान में वो जो 90 दवाइयाँ थी वो कई सालों से बन ही नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने दवा की कीमत, एक दवा थी जैसे एक गोली थी 3 रुपए की एक गोली थी,
अब उसकी कीमत बढ़ा ही नहीं रहे थे। अब वो दवाई की कीमत जब नहीं बढ़ी तो वो ब्लैक मार्केट में बाहर से आ रही थी और वो 100 रुपए की हो गई। अब दवा साज कंपनी सिर्फ इतना कह रही है कि वो 3 की जगह आप हमें 7 रुपए उसकी कीमत दे दें, हम पाकिस्तान में बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अखबारों में, टीवी में तो ये लगा कि जी 200% या 150% उस दवा की कीमत बढ़ गई है। बट अवाम को जो चीज पहले 100 रुपए की ब्लैक मार्केट में मिल रही थी, अगर वो 7 रुपए की मिलने लग जाए तो उसमें क्या बुरा है। तो हमें ये जो कीमतों का तयन करना वो कभी कभार नहीं आता, उसमें हम और ब्लैक मार्केटिंग वालों को फायदा देते हैं। तो यही हमारी हुकूमत की जिसे कहते हैं नाकिस कारकर्दगी है। वो जबरदस्ती जो है समझते हैं कि कीमत नीचे रख के आवाम को फायदा दे देंगे, वो जब पैदा नहीं होती उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। अभी गंदम की मिसाल ले लें, 1300 रुपये जो है 40 एक मन का गंदम का रेट हुकूमत ने फिक्स किया था। अभी इस वक्त मार्केट में 2400 रुपये चल रही है। अब हुकूमत ने होश के नाखून लिए और कह रहे हैं कि जी 2 दिन बाद अगले साल की गंदम की कीमत हम 1700 कर देंगे। अब 1700 अगर हो जाती है तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा, हर आदमी को आटा भी मिल जाएगा और मुल्क में शायद एक्सपोर्ट के लिए भी आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते हैं, जो एक जायज कीमत है उसको नहीं देते और उसके बाद वो जब पैदा नहीं होती तो मुल्क में और बहरान हो जाता है। तो ये पॉलिसी साजी है जो मैं पहले भी आपको पहली बात की थी। अच्छा। तो इस पे लेकिन हम इतने नाअहल हैं, हमें पता ही नहीं है कि कैसे किस चीज की कीमत का तयन करना है। ठीक है। अच्छा, जो महंगाई का जिन है, अब हम क्या कह सकते हैं कि मजीद कब तक ये अवाम की जिंदगी इसी तरह दूभर करता चला जाएगा, यानी हमारी मईशत की जो बेहतरी है अवाम को कब फायदा देगी। मुज़म्मिल साहब, हम आए दिन देखते हैं कि हुकूमत कहती है, आप भी सुनते होंगे, जारी बात, अब गहरी नजर रखते हैं इस इशू पर, कि हुकूमत कहती है जी तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया, कभी करंट अकाउंट खसारा कम हो गया, कभी जी कर्जा उतारा गया। लेकिन अवाम को तो तब समझ आएगी ना इन तमाम बातों की, ये सच है, ये हकीकत है, जब आम आवाम को, एक आम आदमी को इन चीज़ों का फायदा होगा। इसको हम कहते हैं कि समरात उस तक पहुंचेंगे। देखें, महंगाई का जिन जो है, ये इसकी बोतल का ढक्कन कभी बंद ही नहीं होता पाकिस्तान में। वो वक्ती तौर पे खुद आराम करने चले जाता है अंदर। उसकी वजह यह है कि हम अपनी मुल्क में पैदावार की तरफ तवज्जो नहीं देते। आए दिन नए टैक्स लगा देंगे, नई पाबंदियाँ लगा देंगे, नए नए कारनामे दिखाते हैं। तो महंगाई का जो जिसे कहते हैं कि तवील मुद्दती एक ही हल है कि मुल्क में पैदावार को फ़रोग दिया जाए, और वो जब तक पैदावार नहीं होगी और तो महंगाई होगी। और आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो कारोबारी, ये जो मोटे सेठ जितने भी हैं, ये अपने कारोबार से नहीं, मुल्क में शॉर्टेज जब हो जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उससे ये कारोबार करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में जितने अशरफिया हैं, वो उनकी जो माल बनाने का सीक्रेट ही ये है कि मुल्क में पैदावार कम हो, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें और उससे पैसा बने। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो और कोई कारोबार हो, हर तरफ इसी चीज का राज है, और जिसमें हमारे हुकूमती ओहदेदार और हुकूमत साथ देती है उनका। ठीक 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 है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे मुज़म्मिल असलम साहब, और उन्होंने आपको आगाह किया इकोनॉमी के हवाले से, मईशत के हवाले से। और अब आप देख सकते हैं नाज़रीन, बोल अवाम बोल, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे बोल के सदर नबील जकूरा साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद फारूक जकूरा साहब। पहले फर्स्ट तो पकड़े चोरों को, उसके बाद महंगाई के ऊपर उसको खास तवज्जो देनी चाहिए। गरीब को रिलीफ दिया जाए, सस्ती चीज़ें दी जाएं। शक्कर है 100 रुपये किलो हो गई, जो 70 रुपये 60 रुपये किलो होती थी। हुकूमत ने न चोरों को पकड़ा, ना महंगाई में कमी लाए। जो चोर जिनको कहा जाता है, अगर नवाज शरीफ चोर है, मुल्क से बाहर है, जरदारी साहब को चोर कहा था, वो बेचारे बीमार पड़े हुए। जुल्फी बुखारी चोर है, वो तो मुल्क छोड़ के भाग गया। चीनी चोर जहांगीर, वो मुल्क से बाहर भाग गया। तो चोर तो कोई भी ना पकड़े, महंगाई डबल से ट्रिपल कर दी गई है। चोरों को भी नहीं पकड़ा है, महंगाई में भी कोई कमी नहीं आई है। चोर भी अपना दना रहे हैं, महंगाई भी बड़ा अरूज पे है। तरीक़ ने जितना काम किया उतना नवाज शरीफ ने किया, ना जो आना उसने जो आना ज़रदारी ने किया। मैं कहता हूँ कि जब मैं क्या है कि किसको जेल में डाले या न डाले, हमें क्या फ़ायदा है। हम तो ये देखेंगे कि है ना आटा सस्ता हो। गरीब आवाम के लिए सस्ताई होना बहुत ज़रूरी है। इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ डबल से भी क्रॉस कर गई है। आटा चीनी दाल बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। इनके इर्द गिर्द जो ये आटा चीनी चोर बैठे में, इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। मैं तो कहता नवाज शरीफ सही था मेरे हिसाब में। उस टाइम आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, गरीब आदमी रोटी खा सकता था।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाजरीन, चंद रोज पहले बोल के सदर नबील जकूरा साहब ऑफिस से निकले और निकलने के बाद अचानक रात 12 बजे के बाद लापता हो गए और चंद ही घंटों में ये बात वाजे हो गई कि एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें अगवा किया गया। पूरी बोल फैमिली हरकत में आ गई, अवाम भी बोल के साथ खड़ी हो गई। तमाम सियासी शख्सियात ने भी हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया, गवर्नर नोटिस लिया और इसके साथ तमाम सिक्योरिटी इदारों ने भी कदम ब कदम बोल का साथ दिया और नबील साहब और शबीउल हसन साहब की बाजियाबी के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं। अल्लाह के फजलो करम से दोनों साहिबान गुज़िश्ता रात बाजियाब हो गए, वापस लौट आए। बोल फैमिली शुक्रगुजार है तमाम अवाम की। इसके साथ ही हम तमाम सियासतदानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे उलमा भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत दुआ की। और तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हमारे साथ खड़ी रहीं इस मुश्किल वक्त में, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यानी जिसने हमारा साथ दिया उन सब का बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नबील वालिद मोहम्मद फ़ारूक जकूरा साहब, उनसे बात करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक जकूरा साहब, जब नबील साहब अगवा हुए और आपको खबर मिली तो घर में उस टाइम पे क्या माहौल था, क्या सूरत हाल थी? बहुत मुश्किल खबर होगी आपके लिए, इसको डाइजेस्ट करना, इसको बर्दाश्त करना। और कहने को ये 3 दिन है, लेकिन ये लोगों के लिए 3 दिन थे, आपके लिए तो 300 दिन से कम नहीं होंगे ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि मेरा एक ही बेटा है और इसकी वालदा बीमार थी और उस कंडीशन में थी कि मैं उसको कोई बात कह नहीं सकता था। और फिर ना कोई, फिर एक सब नबील के बच्चे, उसकी वाइफ, फिर मुझे हर जो लोड था वो सिर्फ मेरे ऊपर ही था। तो आप मेरी सिचुएशन अंदाज़ा कर सकती कि मेरे 3 दिन समझे 300 साल के बराबर निकले हैं। आप बेहतर अंदाजा कर लीजिए कि एक बाप हूँ मैं, मेरी क्या कंडीशन हो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकल, आपको याद होगा मैंने जब आपको फ़ोन किया तो आपने मुझे बताया कि आपने नबील साहब की वालिदा को ये नहीं बताया कि वो अगवा हो गए, बल्कि आपने उनको कहा कि वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, क्योंकि एक तो वो बुज़ुर्ग हैं, फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं, और माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि यकीनी तौर पे कोई माँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, क्योंकि रिश्तेदार भी आ रहे होंगे, महल्ले वाले लोग भी आ रहे होंगे पूछने के लिए, टीवी पर खबर चल रही थी, फिर टेलीफोन कॉल्स आ रही होंगी, उसको मैनेज कैसे किया कि उनको पता ना चले, उनसे छुपाए कैसे रखा आपने? ये मेरे बड़ा मुश्किल मामला था कि किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल जाए कि भाई नबील के साथ ये वाक़या हुआ है। मैंने सही है, तो मैं जो भी आए, खासकर जो लेडीज आए, पहले उनको स्ट्रेस आउट कर उनको बोल देते भाई इसकी वालदा से कोई बात नहीं करना। और उसकी वालदा पूछे तो मैं यही बोलूँगा इस्लामाबाद गया हुआ अपने ऑफिस के वर्क के लिए, समझे। तो ये भी मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इतने दिन बात को छुपा के रखना। और ऊपर से मेरे पर जो नबील की परेशानियाँ थी, बस ये मत पूछिए आप मुझसे कि मैं किस तरह टाइम निकाला अपने 3-4 दिन में, समझिए। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। अच्छा, इस मुश्किल वक्त में अगर मैं पूछना चाहूँ कि पुलिस का, सिक्योरिटी इदारों का, दीगर लोगों का आपके साथ ताउन कैसा था? बेटा सिक्योरिटी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने फुली सपोर्ट किया, मुझे। स्पेशली मैं बोल टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हर फॉर्म पर इस मसले को उजागर किया, समझे। इसमें और ख़ासकर मैं चीफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब को बेइंतहा उसको उन्होंने पर्सनली इस मैटर को देख के उन्होंने इसको चेक किया और उसका अमल कराया, मेरे बेटे को बाजियाब कराया। मैं उनका अल्लाह उनको सेहत के साथ उम्र दिला दीजिए, मेरी दुआ है बेटा, समझे। अच्छा, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, समझे। ठीक। अच्छा, अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो मुश्किल वक्त था, इसके बाद अब तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि जी अब नबील साहब, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है कि बड़ा मुश्किल होता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो कि अगवा हो जाए, 3 दिन के बाद बाजियाब हो, फैमिली पे एक अलग परेशानी में फैमिली मुब्तला रही, तो उसके बाद इस चीज़ से निकलना, नॉर्मल होना, इसमें बड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। तो नबील साहब की सेहत के बारे में जानना चाहेंगे आप? बात की बिल्कुल, लेकिन नबील साहब के बारे में बेटा हम अभी बाजियाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कल
जाइए आप लोग जो 3-4 दिन जो निकाले वो नेचुरल बट टेंशन। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे रिलीज हो जाए, नबील भी इंशाल्लाह हो जाए, बस आप सबका ताउन चाहिए और आप ताउन कर रहे हैं वैसे भी बेशक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नबील जकूरा। वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़ारूक जकूरा साहब, अपने जज्बात उन्होंने आपको बताए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।